हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 5 अनोखे राष्ट्रपति। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे अनोखे राष्ट्रपति, और उसमें अब तक हम लोगों ने यह पढ़ा, यह जाना कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कितने बुद्धिमान थे, कितने सहज थे, कितने सरल थे, कितने सीधे साधे थे। उनको देखकर ही अपने आप से एक सामान्य भारतीय की याद आ जाती है। इस बात को अब तक हमने पढ़ा। यह भी जाना कि वे बहुत ही साधारण कपड़े पहना करते थे। यह भी पढ़ा कि वे दिखावट, बनावट और धोखेबाजी से बहुत दूर थे, सज्जन व्यक्ति थे। साथ में ही उनके जो सचिव थे चक्रधर बाबू, वो भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। शिलान्यास करना अर्थात उसकी नींव रखना, किसी कार्य की शुरुआत करना, यह मुहावरा हुआ। अब यहाँ पे आपको कई प्रश्न बनेंगे। लेखिका को राजेंद्र बाबू के निकट आने का अवसर तब मिला जब वे, तो यहाँ से आएगा उत्तर, सन 1937 में, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। अगला प्रश्न बना आपका कि परिच्छेद में आए हुए स्थान या शहर का नाम, वह हुआ प्रयाग। लेखिका को इस सन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से के निकट आने का सौभाग्य मिला, 1937। 1937 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस में इस पद पर थे, अध्यक्ष के पद पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उद्घाटन करने आए थे, महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का। महिला विद्यापीठ महाविद्यालय का भवन यहाँ पर है, प्रयाग में। अब यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, महिला, पुरुष। विद्यापीठ क्या, जिसे इंग्लिश में आप यूनिवर्सिटी कहते हैं, विद्या का केंद्र, पीठ मतलब केंद्र, प्रमुख केंद्र। महाविद्यालय, महा प्लस विद्यालय, स्वर संधि, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पे कई सारे हमारे प्रश्न बने। आए, अंत में आया, आ ई ए, तो वहां पे सामान्य भूतकाल। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 15-16 पौत्रियां हैं,
जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। पौत्रियां अर्थात बेटे की बेटियां। संयुक्त परिवार, जहां पर चाचा चाची, छोटे भाई बहन सभी लोग रहते हैं, उनका पूरा परिवार रहता है, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त का विरुद्धार्थी क्या होगा? एकल होगा। जहां अकेले रहते हैं, जहां माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, वह एकल परिवार हुआ। परिवार का समानार्थी कुटुंब। 15-16 शब्द युग्म हो गया। व्यवस्था, संधि विग्रह करेंगे वी प्लस अवस्था। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रहकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना वह यही बना कि लेखिका को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये बातें पता चली, इन बातों का ज्ञान हुआ। पहले बॉक्स में कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं। दूसरे में जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। तीसरे में लेखिका अपने छात्रावास में उन्हें रखकर विद्यापीठ की परीक्षाओं में उन्हें बैठाएं और जिससे वे विद्या प्राप्त कर सकें। इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनमें गर्व, अहंकार, घमंड नहीं था, दिखावा नहीं था। वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे, अर्थात सर्वे सर्वा थे कांग्रेस के, लेकिन फिर भी उनमें सहजता, सज्जनता और सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार था। वे एक संयुक्त परिवार में रहा करते थे। परिवार बहुत बड़ा था जिसमें 15-16 तो उनकी पौत्रियां थी, अर्थात बेटों की बेटियां थी। परिवार में उन्हीं के बेटों की नहीं, परिवार के और जो उनके भाई थे, भाइयों के बेटों की बेटियां भी, कुल मिला के 15-16 लड़कियां थी। और वे 15-16 लड़कियां पढ़ लिख नहीं पा रही थी। वे चाहते थे कि उनकी वो पौत्रियां पढ़ें लिखें और यहाँ पे छात्रावास, जिसे आप हॉस्टल कहते हैं, वहाँ पर महादेवी वर्मा जी के साथ में रहें और पढ़ाई लिखाई में आगे हों, पढ़ाई लिखाई कर सकें। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। संरक्षण में आना अर्थात अधीनता में आना, मेरे करीब में आना। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बना कि लेखिका के संरक्षण में ये लड़कियां आई, पहले बड़ी, फिर उनसे छोटी, फिर उससे भी छोटी लड़कियां। बालिकाएं बहुवचन, बालिका एक वचन। आ गई, आ यहाँ पे मूल क्रिया है, गई जो है ये सहायक क्रिया है। गई का मूल रूप जाना, तो यहाँ पे गई ई लगा है तो ये सामान्य भूतकाल। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। लड़कियों को देखने के लिए ये लोग आया करते थे। वह प्रश्न बना, उत्तर हुआ लड़कियों की दादी और कभी कभी दादा भी। आगे बढ़े। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। अब यहाँ प्रश्न यहाँ से बनेगा और उत्तर ऊपर से मिलेगा। प्रश्न यह बनेगा, एक तो कठिन शब्द देखें, सहधर्मणी अर्थात पत्नी, संपर्क में आना, नजदीक में होना, अवसर मिलना, लाभ मिलना। प्रश्न यह बनेगा, वाक्य पूर्ण कीजिए। राजेंद्र बाबू की सहधर्मणी के निकट संपर्क में आने का अवसर लेखिका को तब मिला जब, तो यहाँ उत्तर होगा जब उनके घर की लड़कियां, बालिकाएं लेखिका के संरक्षण में आ गई। तो यह हो जाएगा, वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। अब यहाँ पे देखिए फिर आपका संजाल बन रहा है कि राजेंद्र बाबू की पत्नी की विशेषताएं। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री। धरती की पुत्री होने का मतलब है कि एक सामान्य भारतीय की बेटी होना। धरती की पुत्री होना, सामान्य भारतीय की बेटी होना। पुत्री थी। वे साध्वी, साध्वी मतलब सज्जन, सरल मतलब कि उनमें बनावट नहीं थी, क्षमामयी
अर्थात दयालु थी, सबके प्रति ममतालु, ममतालु में ममता प्लस आलू, आलू वो खाने वाला आलू नहीं, आलू प्रत्यय लगा है, और यहाँ क्षमामयी में मई प्रत्यय लगा हुआ है। ममतालु अर्थात ममता से भरी हुई, और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। सूत्रधारी मतलब संचालन करना, उनका नेतृत्व करना। अब यहाँ पर लेखिका क्या बता रही हैं? लेखिका कह रही हैं कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पौत्रियां इनके छात्रावास में रहने लगी, लेखिका की देखरेख में उनकी पढ़ाई होने लगी, तभी उनके परिवार के सदस्य लेखिका के पास में आने लगे, महादेवी वर्मा से मिलने के लिए आने लगे, अपनी पोतियों को देखने के लिए, पौत्रियों को देखने के लिए। एक दिन ऐसा भी आया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पत्नी है वे भी लेखिका के छात्रावास में आई, महादेवी वर्मा के छात्रावास में अपनी पौत्रियों से मिलने आई। लेखिका ने जब उन्हें देखा तो उनको बड़ा सुख मिला कि जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उसी तरह से वे भी हैं, उनमें छल कपट नहीं है, उनमें द्वेष नहीं है, उनमें बनावट नहीं, अहंकार नहीं है। वे एक भारतीय गृहिणी दिख रही थी। उनमें कौन कौन से गुण राजेंद्र प्रसाद की पत्नी में दिखाई पड़े, उसका संजाल बना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी के गुण, तो वहां पे पहले बॉक्स में साध्वी, दूसरे में सरल, तीसरे में क्षमामयी और चौथे में ममतालु। ये 4 चीजें आएंगी चारों बॉक्स में। आजकल के नेता हैं, नेता ही बने हैं, वे भले ही अभी कोई चुनाव भी न जीते हों, लेकिन उनके यहाँ पर ठाट बाट शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने ऊंचे पद पे हैं, फिर भी उनके यहाँ पर किसी तरह का दिखावा नहीं है। उनकी पत्नी भी उन्हीं का अनुसरण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। पदार्पण करना यानी प्रवेश करना, बालिका वधू यानी छोटी सी बच्ची के रूप में। बालिका प्लस वधू, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगा। कैसे? बालिका में तो प्लस के पहले का प्लस आ आया, आ की मात्रा आई, लेकिन प्लस के बाद वह आया, वह मतलब वह प्लस अ, वह पे हलंत आएगा, तो वहां पर व्यंजन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बालिका वधू में व्यंजन संधि। उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। संभ्रांत, संभ्रांत यानी संपन्न, जिसे सम्मानित कहते हैं। जमींदार, जमींदार जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है। परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों से नीचा करके एक आसन बैठना पड़ता था। एक आसन बैठना अर्थात एक ही स्थिति में बैठे रहना। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। तो एक स्थिति में कभी बैठना नहीं चाहिए, हमेशा स्थितियों में परिवर्तन होते जाना चाहिए। यहाँ पे लेखिका ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी के गुणों का वर्णन किया है, साथ में ही उनकी विशेषताओं का भी वर्णन किया है, उनके बारे में भी बताया। लेखिका कहती हैं कि वो जमींदार परिवार की थी, जमींदार परिवार की बहू थी। इस कारण से बड़े परिवार में सम्मानित परिवार था, तो वहाँ की परंपरा थी, वहाँ की परंपरा अर्थात रीति रिवाज था कि वहाँ की बहुओं को हमेशा सिर नीचे करके एक ही रूप में बैठना पड़ता था। मतलब बैठी है तो बैठी रहे, वैसे ही उनकी स्थिति में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, एक स्थिति में बैठे रहना पड़ता था। अब एक स्थिति में अगर कोई भी बैठा रहे, निश्चित है कि जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है वो पीछे की, वह निश्चित है कि वैसे ही अगर सिर झुका के बैठे लगातार तो आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। उसी का प्रभाव पड़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी के ऊपर कि परिणाम यह हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी झुक गई और वे युवती होते हुए भी, जवान होते हुए सीधी नहीं खड़ी हो पाती थी। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बने। प्रश्न यह बना कि
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी ने इस रूप में ससुराल में पदार्पण किया, बालिका वधू के रूप में। उनके ससुराल की यह परंपरा थी कि वहां की बहुओं को घंटों सिर नीचे करके एक आसन में बैठना पड़ता था। अगला प्रश्न बना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का परिवार इस तरह का था, संभ्रांत जमींदार परिवार था। अगला हुआ कि एक आसन में बैठने का परिणाम यह हुआ कि उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी की रीढ़ की हड्डी झुक गई और युवती होते हुए वे खड़ी नहीं हो पाती थी। आगे चलते हैं। बालिकाओं के संबंध में, अब फिर से यहाँ पे आपके संजाल बनेंगे। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र प्रसाद का स्पष्ट निर्देश निह प्लस देश आदेश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहें। सादगी और संयम मतलब खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहें। तो क्या क्या निर्देश था? पहला निर्देश हो गया वे खादी के कपड़े पहनती थी। दूसरी बात, उनके ही निर्देश पे वो लड़कियां क्या करती थी? खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ू पोंछा, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। आज लोग कहते हैं कि अरे पढ़ना है, यह सब हमसे नहीं होगा, वह नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लेखिका बताती हैं कितने बड़े व्यक्ति की, इतने बड़े परिवार की, कुलीन परिवार की लड़कियां जो थी वो सादगी में रहती थी। उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्देश था, राजेंद्र बाबू का। साथ में ही वो खादी पहनती थी और इस तरह से भारत देश की स्वतंत्रता आंदोलन में वे सहयोग करती थी। साथ ही साथ वे अपने कपड़े धोने के लिए किसी और को नहीं देती थी। बड़े परिवार की थी, फिर भी खुद ही अपने कपड़े धोती थी और इससे उनके साबुन तेल का जो खर्च था वह बहुत सीमित रहता था। ये नहीं कि बिना मतलब ही वे उस पर खर्च करती रहें। साथ ही साथ में वे अपने कमरों की सफाई, झाड़ू पोछा इत्यादि भी किया करती। साथ में अपने शिक्षकों की सेवा भी किया करती, उनकी देखरेख भी किया करती थी। अध्ययन शब्द आया है, संधि विग्रह करेंगे अधि प्लस अयन। जब प्लस के पहले आधा ध और यह आता दिखे अध्ययन, आप पढ़ेंगे दो पार्ट हो रहा, अध्य एक यन एक, तो वहां ध्य और यह आपको दिख रहा होगा। तो आधा ध रहेगा तो पूरा ध बनेगा, उस पर छोटी ही लगेगा, अधि होगा। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और इस य की जगह पे हम अ लिखेंगे, अधि प्लस अयन। यहाँ प्रश्न आपका बना और प्रश्न यह बना कि छात्रावास में बालिकाओं को की सादगी और संयम, तो उनकी सादगी और संयम क्या था कि वे खादी के वस्त्र पहनती थी जिन्हें वे स्वयं धोती थी। दूसरा, उनके साबुन तेल आदि का व्यय सीमित था। तीसरा, और यह चौथा हो गया यहाँ से यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। सीधी बात थी कि जो लोग आज़ादी के दीवाने थे उन सभी को अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता था और ऐसे समय में अंग्रेज उन्हें पकड़कर जेलों में डाल दिया करते थे। वही होता था वहाँ पर भी। इसी तरह से जो भी देश के नागरिक थे, स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिक मतलब स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, उन सभी को पकड़कर जेल में रख दिया जाता था। जब मन करे तब अंग्रेज सरकार उनको पकड़ लिया करती थी। तो यहाँ पे स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिक मतलब स्वतंत्रता सेनानी, गंतव्य अर्थात मंजिल। प्रश्न आपका बन गया यहाँ पर कि स्वतंत्रता सेनानियों का गंतव्य स्थान, तो वह हुआ जेल। अतः प्राय किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में उपस्थित होती थी। तो यहाँ पर आपके प्रश्न जो बन रहे हैं वह भी प्रश्न आप ध्यान देंगे।
प्रश्न यह बना कि स्वतंत्रता सेनानियों की ये संबंधी हमेशा विद्यापीठ के छात्रावास में रहते थे, तो उत्तर क्या होना है? उत्तर यहाँ पे पत्नी, आगे बहन और अगला बेटी। और आगे चलते हैं। यहाँ पे कारण लिखो। यह प्रश्न भी आया कि स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों के संबंधी विद्यापीठ के छात्रावास में रहते थे। कारण लिखो, क्योंकि उनको पकड़कर जेल में रख दिया जाता था। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। अब यहाँ पे फिर प्रश्न बना, देश स्वतंत्र होने, आज़ाद होने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वाले यहाँ गए, तो वह हुआ कुछ दिल्ली गए, कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विश्वविद्यालयों में भर्ती हो गए। विद्यालय संधि विग्रह, विद्या प्लस आलय, स्वर संधि हो गया। स्वतंत्र, स्व प्लस तंत्र, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपकी जो है व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे, केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। अपवाद मतलब जिसे आप कहते हैं एक्सेप्शन, मतलब कि उसके विपरीत रहे। उनके परिवार के, उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। लेखिका को चिंता क्यों हुई? लेखिका को चिंता इस बात को लेकर के हुई कि आज आज़ादी के बाद लोग शिक्षा ग्रहण करके किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ने की प्रतियोगिता में है, होड़ में है, कंपटीशन में। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लड़कियां जो हैं वो अभी भी पुरानी शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती हैं, जहां पर लोग अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां पर लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पे इनके घर की लड़कियां जो है, पौत्रियां, वे अभी भी उसी छात्रावास में पढ़ी हैं। तो क्या उत्तर था उनका? उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसी रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा महादेवी वर्मा को दिया गया उत्तर, तो वह क्या होगा? दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। आगे, अहंकार अर्थात घमंड से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम्हें केवल इसकी चिंता करनी। और आगे, वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार से रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा। विलास मतलब आनंद, मतलब आपको जो कर्म करने के लिए दिया गया, जो कर्तव्य आपको दिए गए हैं, जो जिम्मेदारी दी गई, वह केवल आनंद उठाने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि इसलिए दिया गया है कि आप उसे जिम्मेदारी से पूरा कीजिए। उनकी सहधर्मणी में भी किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं हुए। किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं हुए। अक्सर लोग ऊंचा पद पाते ही, खास करके नेताओं में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठाट बाट से वो रहने लगते हैं। लेकिन लेखिका बताती हैं कि जब वे देश के पहले राष्ट्रपति बने तो भी न उनमें परिवर्तन आया, न तो उनके परिवार वालों में परिवर्तन आया, और न ही उनकी पत्नी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई पड़ा। परिवर्तन अर्थात बदलाव। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न मतलब जुड़ा हुआ रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। अब यहाँ पर एक भारतीय पत्नी कैसी होती है उसका वर्णन किया गया।
लेखिका बताती हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भले ही देश के पहले राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उनकी सहधर्मिणी, उनकी पत्नी जो है वह तब तक नहीं गई राष्ट्रपति भवन में जब तक उनके कमरे से जुड़ा हुआ एक रसोई घर, एक किचन नहीं बन गया, क्योंकि वे अपने हाथ से खाना बनाने में विश्वास करती थी। जब किचन वहाँ पे बन गया, रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गई, राष्ट्रपति भवन गई। और उनका एक अपना नियम था कि वे अपने परिवार के लिए खाना खुद बनाया करती थी और अपने पति, परिवार और जितने भी उनके परिजन थे अर्थात संबंधी थे, सबको खिलाने के बाद ही वे खाना खाया करती थी। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि राजेंद्र प्रसाद की पत्नी में ये परिवर्तन नहीं हुए। तो क्या परिवर्तन नहीं हुआ कि वे स्वयं भोजन बनाकर भारतीय गृहिणी के समान पति को खिलाती थी, परिवार वालों को खिलाती थी, परिजनों को खिलाया करती थी। यह परिवर्तन उनमें नहीं आया। वो जैसा पहले करती थी वैसा अब भी करती हैं। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूं, आतिथ्य मतलब मेहमान का स्वागत की बात न कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। अधूरी पूरी, विरुद्धार्थी उसका हुआ पूरी। विशाल, विशाल का हुआ लघु। अद्भुत, विचित्र, अनोखा। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण दिया। निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने, सिरकी क्या होता है? एक सरकंडा होता है, एक घास होती है जिससे सूप बनाया जाता है। वो पीने वाला सूप नहीं बल्कि पछोड़ने वाला। महिलाएं उससे धान, चावल, गेहूं इत्यादि को पछोड़ती हैं, वह सूप कहलाता है। वह सरकंडे से बना होता है, घास से बना होता है। सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। तो यहाँ पर हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी ने लेखिका को यह आदेश दिया, निमंत्रण के साथ यह लाने का आदेश दिया। सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का आदेश दिया। लेखिका ने सूप यहाँ से खरीदे, प्रयागराज से खरीदे। अब यहाँ पे परिच्छेद में आए हुए शहरों के नाम, स्थानों के नाम, दिल्ली, प्रयागराज। लेखिका को इन्होंने निमंत्रण दिया था। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर होगा बालिकाओं की दादी मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी ने निमंत्रण दिया था। यहाँ आने का निमंत्रण दिया, दिल्ली राष्ट्रपति भवन आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया, बार बार शब्द युग्म हो गया, आग्रह किया यानी निवेदन किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं। क्या कष्ट था? क्या कष्ट उठाना था लेखिका को? कि सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाना है, इतना खरीद कर लाना, वो कष्ट हुआ। कष्ट अवश्य उठाऊं क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। कहा गया है कि इंसान चाहे कितने ऊंचे पद पर हो जाए, लेकिन उसकी मानवता, उसकी इंसानियत बनी रहनी चाहिए। उसी का परिचय लेखिका ने यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी के माध्यम से दिया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया था। प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। उपहार, भेंट, सौगात। अब देखिए, फर्स्ट क्लास का डिब्बा है और उसमें एक सामान्य सी, एक भारतीय किसान के यहाँ की वस्तु जो है अगर रख दी गई, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 12, तो वह विचित्र, अनोखा, अनूठा लगेगा ही। लोग जो है अजीब निगाहों से उसे देखेंगे। उससे भी बड़ी बात क्या हो गई कि जब लेखिका राष्ट्रपति भवन से वहाँ पर उनको लेने के लिए कार आई थी, बड़ी कार आई थी, उस पर वह सूप लादा गया तो लोग फटी आंखों से उसे देखते रह गए।
और आगे चलते हैं। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार मतलब दरवाजे पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। विस्मय से खुली रह जाना अर्थात आश्चर्यचकित रह जाना। कारण लिखो। कारण यह होगा, ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि कभी वहां न पहुंचा था, न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। अंक में भर लेना अर्थात गोदी में उठा लेना, गोदी में भर लेना, दोनों हाथों से उसे पकड़ लेना, उसे अखबार भी कहते हैं। यहाँ पर आपका एक संजाल चल रहा है। संजाल यह हुआ कि आमंत्रित लेखिका के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने पर जो जो घटना घटित हुई उसमें क्या होगा, उसमें यहां से रहेगा कि प्रथम श्रेणी के डिब्बों में 12 सूप टंगे हुए थे। राष्ट्रपति से लेने के लिए बड़ी कार को आई हुई थी, उस पर उसे लादा गया और राष्ट्रपति भवन के हर दरवाजे पर सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। और अगला कि वहां की स्वामिनी ने लेखिका को अपनी गोद में भर लिया। अर्थात इतनी बड़ी महान व्यक्ति की पत्नी होने के बावजूद भी उनमें कोई जो बनावट है वह नहीं थी। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे, अर्थात व्रत रखते थे। सप्ताह का संधि विग्रह सप्त प्लस अह मतलब दिन, सप्त मतलब 7 दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे मतलब व्रत रखते थे। संयोग सम प्लस योग, यहाँ पे व्यंजन संधि से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, लालसा थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की इच्छा प्रकट की। निरन्न अन्न के बिना मतलब अन्न न खाने की यानी व्रत रखने की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है। व्यय साध्य होना, खर्चीला होना, महंगा होना, क्योंकि उस दिन हम भांति अर्थात अलग अलग प्रकार के फल, मेवे, मिष्ठान एकत्र कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। राष्ट्रपति होकर वे एक दिन, जहां पर उनके राष्ट्रपति भवन में खाने पीने की अनेक वस्तुएं, एक से बढ़कर एक वस्तुएं, फिर भी वो लोग एक दिन व्रत रखते हैं। यानी हम कितने बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाए, हमें अपनी वास्तविकता को, अपनी सच्चाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें मानवता, इंसानियत को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सीधापन, सज्जनता को नहीं त्यागना चाहिए। भोग विलास में डूब नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से वो लोग सप्ताह में एक दिन व्रत करते हैं। लेखिका जब पहुंचती हैं उस दिन उन लोग का व्रत था और लेखिका ने समझा आतिथ्य मतलब जो मेजबान है, जो हमारा मेहमानों का स्वागत करता हुआ आतिथ्य कहलाता है। अतिथि और आतिथ्य, अगर उसका हमें साथ देना है तो उसके जैसा हमें भोजन करना है, इस विचार करके लेखिका ने भी उसी तरह का भोजन करने की इच्छा जाहिर की। लेखिका यहाँ पर एक बात बताती है कि अक्सर जिस दिन हमारे यहाँ व्रत रहता है उस दिन हमारे घरों में ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि उस दिन फल इत्यादि हम ज़्यादा खाते हैं और परिणाम यह होता है कि हमारे इन सब चीज़ों पे हमें अधिक खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे प्रश्न आपका जो बना कि खान पान के संबंध में व्रत के दिनों में इन वस्तुओं पर अधिक खर्च होता है, वह बना फल, मेवे और मिष्ठान पे। आगे बढ़ते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती, संध्या मतलब शाम, नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन मतलब बैठने की स्थिति पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। उबले आलू मतलब उसको उबाला गया था पानी में,
पारायण करना अर्थात व्रत तोड़ना। तो लेखिका ने क्या देखा? लेखिका ने देखा इतना बड़ा व्यक्ति, देश का प्रथम राष्ट्रपति है, लेकिन बहुत ऊंचे आसन पर नहीं बैठा है। ये नहीं कि बहुत अच्छे डाइनिंग टेबल हो, एक सामान्य से आसन पर बैठकर वह दिन भर व्रत रहने के बाद कुछ उबले आलू खा करके वह व्रत को तोड़ रहा है। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक पड़ी। संतोष सम प्लस तोष। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। प्रश्न बना कि जीवन मूल्यों की परख करने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसकी उपाधि मिली देश रत्न की, और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अर्थात जो व्यक्ति इतना सरल होगा, सबके प्रति प्रेम की भावना रखेगा, उसका कोई शत्रु नहीं होगा। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं हो। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र डलते थे? सांचा मतलब मॉडल, कारखाना जिसमें किसी चीज का निर्माण किया जाता है। तो लेखिका ने यहाँ पर एक महान व्यक्ति की शख्सियत का वर्णन किया है। स्टूडेंट्स, आपकी पाठ्यपुस्तक में यह दिया हुआ है व्याकरण, संधियां, और बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य एक आध दो आना चाहिए। तो संक्षेप में इसको मैं बताए दूं आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि सबसे पहले, स्वर संधि तब होगी जब आ से लेकर री तक में प्लस के दोनों ओर, आ से प्लस लेकर री तक जो स्वर हैं, अह को छोड़कर, अह को छोड़कर आ से लेकर री तक के जितने स्वर हैं, प्लस के दोनों अगर ये आएंगे तो स्वर संधि होगी। इसी तरह से व्यंजन संधि, व्यंजन संधि तब होगी जब प्लस के पहले क से लेकर ज्ञ तक, या फिर प्लस के पहले क से लेकर ज्ञ तक आए और प्लस के बाद भी क से लेकर ज्ञ तक आए, या फिर प्लस के बाद क से लेकर ज्ञ तक आए। इस तरफ स्वर आने दीजिए, इस तरफ स्वर आए, इस तरफ प्लस से लेकर क से लेकर ज्ञ तक आए। या फिर तीन कंडीशन है, या फिर प्लस के पहले क से लेकर ज्ञ तक आए और प्लस के बाद स्वर आए। तो इसके लिए तीन कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन संधि के लिए प्लस के पहले क से ज्ञ तक हो और प्लस के बाद भी क से ज्ञ तक। क से ज्ञ तक कहने का तात्पर्य यह है कि प्लस के पहले जो अक्षर हो वह क होना चाहिए, या फिर इसी तरह क ख ग घ से लेके ज्ञ तक कोई भी हो, हलंत लगा हो, जिसे आप आधा अक्षर कहते हैं। तो क से लेकर ज्ञ तक होना चाहिए जिस पर हलंत लगा हो। बराबर है। तो दोनों तरफ अगर ये व्यंजन कहलाते हैं, दोनों तरफ अगर ये व्यंजन है तो व्यंजन संधि। या फिर प्लस के पहले, विग्रह चिन्ह के पहले स्वर हो और विग्रह के बाद में व्यंजन हो तो वहां पे व्यंजन संधि। या फिर विग्रह के पहले यानी प्लस के पहले क से लेकर ज्ञ तक, इसको हलंत कहा जाता है, जो व्यंजन उसे बनाता आधा अक्षर मूल अक्षर बनाता है। तो क से लेकर ज्ञ तक के अक्षर हो, व्यंजन हो और प्लस के बाद स्वर हो। एक तरफ स्वर हो, एक तरफ व्यंजन हो, या फिर दोनों तरफ व्यंजन हो तो वहां व्यंजन संधि। अगला है तीसरा आपका, वह है विसर्ग संधि। विसर्ग का तो काफी लंबा चौड़ा है। अभी ध्यान रखिएगा, प्लस के पहले
ठीक पहले र हो, स हो, श हो, श हो, अह हो, या फिर ओ की मात्रा हो, तो इन सभी की जगह पर विसर्ग का चिन्ह लगेगा। मतलब प्लस के पहले र आया, ठीक पहले र आया, तो इसको हटाकर हम विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे, या इनमें से कोई रहा तो विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे। ओ की मात्रा रही तो उसकी जगह पे विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है? अब आइए हम लोग इसको हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब पहला है संधि विच्छेद किया हुआ है, दुह प्लस लभ। आप जानते हैं कि दो अक्षरों का जब मेल होता है तो वहां पे एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो और कुछ एक नए अक्षर उसमें जन्म लेते हैं। अभी अभी आपने देखा कि जब विसर्ग चिन्ह है तो उसकी जगह पे ये सब आ सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे हम इसका जो जिस शब्द का ये विग्रह है वह होगा दुर्लभ। दुर्लभ आप देखेंगे तो यहाँ पे विग्रह होगा दुर प्लस लभ, बराबर। अब र को हटाकर हमने विसर्ग लगा दिया, इसे विसर्ग चिन्ह कहते हैं। दुह प्लस लभ, उससे क्या बना? दुर्लभ। अब आप कहेंगे सर स भी आ सकता था, स ये भी आ सकते थे, ओ भी आ सकता था। आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो नया शब्द बनेगा वह सार्थक होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि यह संधि कौन सी हुई, तो हमें यहाँ प्लस के पहले देखना है। प्लस के पहले विसर्ग का चिन्ह लगा है तो वहां विसर्ग संधि, तो यह होगी विसर्ग संधि। बराबर। अगला है महात्मा। महात्मा में अब यहाँ पे प्लस के पहले आ आया है। प्लस आ कैसे आया? आ आया ह प्लस आ, तो ये बना हा, और प्लस के बाद आ आया है। दोनों तरफ स्वर आए हैं, देखेंगे आप तो यहाँ पर इस स्वर संधि होगी। अब इनसे कौन से शब्द से का विग्रह है वो देखना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं आ प्लस आ बराबर आ होता है, आ प्लस आ बराबर आ होता है। तो यहाँ पर आ रह जाएगा, वह बनेगा महात्मा। संधि स्वर संधि क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया हा मतलब ह प्लस आ, और प्लस के बाद आ था ही। प्लस के पहले का अक्षर और बाद का अक्षर देखना, तो ये स्वर संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अनासक्त, अन प्लस आसक्त, न पे हलंत है। जब प्लस के पहले, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस के पहले अगर क से लेकर ज्ञ तक है उस पे हलंत है, बाद में स्वर है, तो वहां व्यंजन संधि। यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पे प्लस के बाद आ है, स्वर है, और प्लस के बाद पहले न है, तो ये व्यंजन संधि होगा। पहली चीज। अब दूसरी बात कि यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर बनेगा कौन सा शब्द बनेगा। अगर हम इसका संधि शब्द बनाते हैं जिससे यह बना है, अलग अलग किया गया है, तो यहाँ पे जैसे क प्लस आ बराबर का, तो यहाँ पे न प्लस आ बराबर ना हो जाएगा, तो वहां पे होगा अनासक्त। अनासक्त यह स्वर संधि, यह आपका जो है व्यंजन संधि हो गया। अगला अंतः प्लस चेतना, फिर से वही बात आ गई। हमने यहाँ तो र लगाया था, अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा शब्द लगेगा। यहाँ विसर्ग का प्लस के पहले चिन्ह आया तो विसर्ग संधि हो गए।
अब अगर हम यहां पर र लगाते हैं तो बनेगा अंतर चेतना, जो कि गलत है। अगर हम लोग यह वाला स लगाते हैं अंतस चेतना, तो यह गलत होगा। अगर हम अंतस चेतना लगाते हैं तो यह सही होगा। तो यहां पर होगा अंतस चेतना। इस स की जगह पे विसर्ग का चिन्ह आया है। अगला है समतोष। अभी पढ़ा रहा था, वहां पे भी मैंने बताया था, मैंने कहा था जब आप पाएं कि प्लस के पहले ये आ रहा है तो इसकी जगह पर आपको लिखना होगा ये। तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, संतोष संतोष कीजिए इसको लिखकर। क्यों हुआ? जब सम रहेगा तो ये माँ की जगह ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, सन हो जाएगा, और बाकी बचा शब्द ये व्यंजन संधि होगा। क्यों? माँ के पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लस के पहले म लगा है, प्लस के बाद तो है, तो मतलब त प्लस ओ, बराबर, त प्लस ओ। अब प्लस के पहले म हलंत है, प्लस के बाद त हलंत है। यहाँ पे देखेंगे तो जब दोनों तरफ व्यंजन होगा तो वहां व्यंजन संधि आ जाएगी। इसी तरह से सदैव, सदा प्लस एव, तो यहाँ पे प्लस के पहले आ आया, आ कहां से आया? द प्लस आ, बराबर, प्लस एव, ए आया, ईश्वर हुआ। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस के पहले आ दिख रहा है, प्लस के बाद ए, दोनों स्वर हैं, तो ये संधि हुई स्वर संधि। क्लियर? अब कौन सा शब्द बनेगा वो देखते हैं। अगर आप पढ़े हैं और आप जानते हैं तो अगर आ और ए मिलते हैं तो मिल करके अय का निर्माण करते हैं। तो यहां पर सदैव, तो छोटा ए जिसे आप कहते हैं ए और आ अगर मिल गए तो ये अय बनाते हैं। तो यहाँ पे आ, यहाँ पे ए मिलकर सदैव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा सज्जन। सज्जन का संध विग्रह करेंगे। ध्यान रखिए दो पार्ट बन रहे हैं, एक बन रहा है सज, जब आप इसको पढ़ रहे सज्जन, और एक प्लस के बाद बन रहा है जन। लेकिन ये गलत है। जब प्लस के पहले उस वर्ग का तीसरा अक्षर आप पढ़ेंगे च छ ज, च वर्ग का तीसरा अक्षर होता है ज, बराबर है। तीसरा अक्षर होगा तो उसकी जगह पे होगा त। याद रखिएगा, जब प्लस के पहले तीसरा अक्षर होगा, या फिर सीधे तौर पे याद रखिए, प्लस के पहले अगर आधा ज होगा तो उसकी जगह पे त होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सत, और यहाँ पे हो जाएगा जन। प्लस के पहले त पे हलंत लगा है, और ज पे भी जाएंगे, ज प्लस अ, यहाँ भी हलंत होगा, दोनों तरफ हलंत लगा है, व्यंजन है तो व्यंजन संधि। क्लियर? अब आगे देखते हैं नमस्ते। तो यहाँ पे एक पार्ट बना नमस, ये हलंत कहां से आया? क्योंकि आधा है, और दूसरा बना ते। अब स जब रहेगा तो आपने ही लिखा, प्लस के पहले अगर स आया तो उसकी जगह विसर्ग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नमः प्लस ते। ते मतलब उन्हें, नमः मतलब प्रणाम, उन्हें प्रणाम। प्लस के पहले विसर्ग है तो विसर्ग संधि। अगला देखते हैं स्वागत। तो दो भाग बन रहे हैं, स्वागत,
स्वागत, बराबर, यह बन रहा है। लेकिन ये गलत हुआ। जब भी आपका प्लस, यहाँ पे प्लस के पहले अगर आधा स और व मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, तो आधा स और व, तो उसकी जगह हमेशा सु होता है। अगर स्वा है, सु प्लस अ, अगर स्वा है तो उसकी जगह सु प्लस आ। यह नियम है संधि का। अगर स्व है तो जैसे स्वच्छ, सु प्लस अच, बराबर, स्व रहेगा तो वहां पे सु प्लस अ हो जाएगा, और अगर स्वा रहेगा तो सु प्लस आ होगा। यहाँ पे स्वा था तो इसका हो जाएगा सु। सु मतलब अच्छे से। अब यहाँ पे आ लिखना है, बराबर, आ लिखना है। आ हमने लिख दिया। अब उसके बाद जो बचा हुआ था, क्या बचा था, गत, उसको लिख दिया, वह बचा आगत। सु प्लस आगत, प्लस के बाद आ है, स्वर है। सु मतलब हो गया आपका स प्लस उ, और उ जो है वो स्वर है, इस कारण स्वर संधि। अगला देखते हैं। अगला है दिग्दर्शक। अब यहां पे भी देखें, क ख ग उस वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो यहां पर जब क वर्ग का तीसरा रहेगा तो वहां पे ग की जगह पे हमेशा क होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या हुआ था, यहां पे ज की जगह हमेशा त होगा, बराबर, और यहां पे जो है ग की जगह पे हमेशा क होगा, तो यह हो जाएगा दिक प्लस दर्शक। अब यहाँ पे व्यंजन है तो निश्चित है कि व्यंजन संधि हो गई। अगला चले यद्यपि। अब यहां भी ध्यान दीजिए, यद्यपि, यद्यपि दो पार्ट हमारे सामने हो रहे हैं। जब दूसरा और तीसरा अक्षर, कभी भी ध्यान रखिएगा, दूसरा और तीसरा अक्षर द और य रहेगा तो उसकी जगह पर, वहीं पे विग्रह होने वाला रहेगा, उसकी जगह पर द की जगह दी होगा और य की जगह आ होगा, बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही तो यहां क्या होगा, यदि, कहां से हुआ दी, क्योंकि द की जगह दी और य की जगह अ, तो अ लिख दिया, पी बचा था उसको लिख दिया, यदि प्लस अपी, ये होगा स्वर संधि। दी मतलब द प्लस ई, प्लस के पहले ई आया और यहाँ अ है, स्वर संधि हो गया। इसके बाद दुस्साहस, तो अगर आप विग्रह करेंगे, दुस एक पार्ट और साहस एक पार्ट। अब जब प्लस के पहले स आया तो आपको पता है प्लस के पहले स आया तो यानी विसर्ग लगाना, तो यहां हो जाएगा दूह प्लस साहस, तो यहां पर हो जाएगा विसर्ग संधि। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको विच्छेद करना है। अब देखिए दिग्गज, अब जैसे यहाँ पे था आपका दिग्दर्शक, तो क्या किया था आपने, ग की जगह का किया था, तो वही यहाँ भी कर दीजिए, दिक, और यहाँ पे गज। प्लस के पहले जो अक्षर है उस पे हलंत है, प्लस के बाद ग है, ग का मतलब होता है ग प्लस अ, तो दोनों तरफ व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कैसे, क्योंकि ग था, ग का हमने अभी अभी बताया था कि ग की जगह क होगा, हमने क किया और बचा हुआ लिखा यहाँ पे व्यंजन संधि। सप्ताह, सप्त आह, तो यहाँ पे सप्त होगा, सप्त मतलब सात,
अब यहाँ पे अह होगा। अह मतलब दिन, सप्त मतलब 7। सप्त अह ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे ता पे आ लगा है। आ का मतलब यहाँ पे हुआ अ प्लस अ, अ प्लस अ। ये अ प्लस अ क्या हुआ? सप्ता जो त था उसमें एक अ त में लग गया, एक अ यहाँ पे हो गया, तो ये स्वर संधि हो जाएगी आपकी। कैसे? त मतलब त प्लस अ और यहाँ पे अ है। यहाँ है निश्चल, फिर श आया बड़ा श, और अभी अभी आपने ऊपर ही किया था यहाँ पे अंतस चेतना, श की जगह पे आपने विसर्ग लगाया था, तो यहाँ पे निश्चल, तो यहाँ पे निह और यहाँ पे चल। संधि कौन सी हो गई? विसर्ग की। बराबर। भानुदय। अब भानु जब प्लस के पहले बड़ा ऊ आए तो उसकी जगह पे जब हम विग्रह करेंगे तो इसकी जगह पे हम करेंगे ऊ प्लस ऊ। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, यहाँ पे हो जाएगा भानु और यहाँ पे ऊ आ जाएगा और बचा हुआ हम लिख देंगे दय। भानु प्लस उदय, भानु मतलब सूर्य। यहाँ देखेंगे तो स्वर संधि, न प्लस ऊ और ऊ स्वर संधि हो जाएगी। निस्संदेह, निस्संदेह, तो यहाँ पे स आया तो ये विसर्ग हो जाएगा, नि प्लस संदेह, विसर्ग संधि। बराबर। अब यहाँ पे अगला है आपका सूर्यास्त। सूर्य अस्त, सूर्य प्लस अस्त कैसे हुआ? आ का वही जैसे यहाँ पे हुआ था, सप्ताह का ता पे आ की मात्रा थी तो अ और अ दोनों तरफ हो गए थे, उसी तरह यहाँ भी हुआ सूर्य प्लस अस्त, तो ये स्वर संधि हो गई आपकी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए जिससे दूसरों को इसका लाभ मिले। अपने सुझाव जरूर हम तक पहुंचाइए जिससे उसमें सुधार हो सके।